नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, उस दिन शायद ही दुनिया का कोई ऐसा छोटा या बड़ा देश रहा होगा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को बधाई संदेश ना भेजा हो। भारत की शायद ही कोई ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी रही होगी जिसने बर्थडे विश ना किया हो, और क्यों ना करे। जिस तरह की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, पापुआ न्यू गिनी से लेकर गुयाना तक, न्यूजीलैंड से लेकर और अमेरिका तक, हर कोई उससे अपने आप को एसोसिएट करना चाहता है। हो सकता है प्रधानमंत्री से सहमत ना हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता को कोई नकार नहीं सकता है। देखिए, ट्रंप की लोकप्रियता होगी वो इसलिए होगी कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, शी जिनपिंग है, हो सकती है इसलिए कि वो चाइना का राष्ट्रपति है। लेकिन दुनिया में शायद कुछ ही ऐसे नेता हैं जिनकी खुद की एक लोकप्रियता है, उससे बढ़कर कि वो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर वो एक गर्व का विषय है उनके लिए, लेकिन अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी लेकर जिस तरीके से चल रहे हैं, पुतिन है, मोदी है, ये वो लोग हैं जो अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी, खुद का एक ऑरा लेकर चलते हैं। तो उसी तरीके से बधाई संदेश आते हैं। लेकिन जिस दिन ये बधाई संदेश आ रहे थे, उसमें बहुत सारे बधाई संदेश ऐसे थे जो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे, और खासकर ट्रंप ने तो 12 बजने से पहले ही कह दिया था, मोदी जी हैप्पी बर्थडे। तो कहीं ना कहीं एक संशय मेरे मन में उस दिन था कि अचानक से, देखिए, जो 90% जो विशेष आ रहे थे निश्चित तौर पर ऑर्गेनिक थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अटपटे थे थोड़े। लेकिन उसका राज अब समझ आ रहा है, और राज ये है कि एक ये माहौल तैयार करने की कोशिश थी कि देखिए, उसमें बेट में फंसे बीजेपी और राइट विंग वाले, कि देखिए मोदी जी को तो उसने भी बधाई संदेश दिया, उसने भी दिया, उसने भी दिया, और मतलब कि मोदी जी तो सबसे बड़े नेता हैं, उस तरीके से वो प्रोजेक्शन होगा, निश्चित तौर पर होगा, समर्थक बोलते हैं उस चीज के लिए। लेकिन वहीं पर बेट था कि उसी दिन से भारत को और खासकर मोदी को झटके पे झटके देना अमेरिका ने शुरू कर दिया, और ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, भैया जिसे तुम इतना पॉपुलर बताते हो उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया है, और भारत के अंदर वो अपोजिशन, उसे ये मौका मिलेगा कहने का, अरे तुम तो कह रहे थे बड़ा पॉपुलर है मोदी, उसे तो उसने भी विश किया, उसने भी विश किया, लेकिन इसके ऊपर तो ट्रंप रोज कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो जो काउंटर बनाने का प्रयास था, वो भी इसमें आप समझ सकते हैं। और वो क्या रहा है, 17 तारीख जिस दिन जन्मदिन था, उस दिन सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट कराया जाता है। 16 को भी हो सकता था, 18 को भी हो सकता था, वो 17 को कराया गया। 18 तारीख को चाबार पे सैंक्शंस लगाए गए। 19 तारीख के दिन आप ये देखिए, वो H1B वीजा वाला पूरा प्रकरण सामने आ गया कि $1 लाख की फीस लगेगी। अब एक नई चीज सामने आई है, और इस बार जो कानून ट्रंप लाने जा रहे हैं या कहें अमेरिका में आने जा रहा है, तो क्या वो चंद्रबाबू नायडू को ध्यान में रख के लाया जा रहा है? क्या उनपे एक प्रेशर बनाने के लिए लाया जा रहा है? क्योंकि अगर वो कानून आता है तो निश्चित तौर पर खासकर आंध्र प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, और 30 लाख से ज्यादा लोग उससे अफेक्ट होने जा रहे हैं, सिर्फ एक कानून से जो अमेरिका में लाया जाएगा। तो क्या जानबूझ के वो कानून इस तरीके से लाया जा रहा है कि भैया जिससे चंद्रबाबू नायडू के ऊपर इफेक्ट पड़े, प्रेशर आए, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके राज्य के अंदर, वो उसके ऊपर प्रेशर बनाए कि भैया मोदी से बात करो, अगर मोदी और ट्रंप की लड़ाई में हमें नुकसान हो रहा है, और अगर मोदी नहीं करता है कुछ तो भैया मोदी का साथ छोड़ो, क्योंकि उसका साथ देने से तो हमें नुकसान हो रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है। यहां तक सोचा जा रहा है, क्योंकि जो H1B वीजा वाला जो ये प्रकरण हुआ है ना पूरा का पूरा, उसमें भी आंध्र प्रदेश की बहुत सारी फैमिलियां अफेक्टेड हैं। कैसे हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि वो कानून क्या है जो अमेरिका में आने जा रहा है। अमेरिका में कानून आने जा रहा है इंडिया श्रिम्प टैरिफ एक्ट, यानी कि जो भारत से जो झींगा जाता है, सी फूड बहुत जाता है भारत से अमेरिका में, भारत के टोटल सी फूड, जितना भी भारत में सी फूड होता है, उसका 34% आंध्र प्रदेश से जाता है। और उसमें भी खासकर जो झींगा है, पूरे भारत जितना झींगा प्रोड्यूस करता है उसका 80% सिर्फ आंध्र प्रदेश से जाता है। अभी जो ये झींगा है, जो ये सी फूड है, उसके ऊपर अमेरिका में लगभग 59% का टैरिफ है। 50% का टैरिफ तो सब पे है ही, साथ ही उसमें लगभग 4% का जो टैरिफ है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, और लगभग 5.6% का जो टैरिफ है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी करके अमेरिका ने लगाया है। लगभग 59-60% के आसपास है टोटल टैरिफ। तो वो अनकॉम्पिटेटिव, मतलब कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाता है। भारत का सी फूड वहां बिक ही नहीं रहा,
उसके बाद अब ये श्रिम्प के ऊपर जो टैरिफ एक्ट लाया जा रहा है, वहां के जो गवर्नर, वहां का एक सेनेटर है बिल कैसिडी और सिंडी हाइट स्मिथ, ये ला रहे हैं एक लेजिस्लेचर ला रहे हैं, वहां पर एक कानून ला रहे हैं कि भैया जो भारत का श्रिम्प है, भारत का जो झींगा है, वो बिकना नहीं चाहिए। उसका असर यह पड़ता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर, सिर्फ आंध्र प्रदेश के अंदर 30 लाख लोग इस श्रिम्प की इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। और अगर श्रिम्प के ऊपर ये एक्शन हो जाता है तो लगभग लगभग 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश को होगा। तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने अब वो बातें भी शुरू कर दी हैं कि भैया ऐसा है, हमें इतना नुकसान हो रहा है, मोदी जी हमें कॉम्पनसेट करिए। तो एक तरीके से प्रेशर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले आपने आईटी पे हमला किया, आपने जेम्स एंड ज्वेलरी पे किया। जेम्स एंड ज्वेलरी सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में होती है? सबसे ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग और इस सब का काम कहां होता है? निश्चित तौर पर गुजरात में होता है। आपने सबसे पहले टारगेट उस चीज को किया, उसमें अफेक्ट पड़ा सबसे ज्यादा। टेक्सटाइल है, वो भी एक बड़ा हब है। उसके बाद अब सी फूड इंडस्ट्री के ऊपर आप आ रहे हैं। वो आंध्र प्रदेश की बैकबोन है, बहुत बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश का रेवेन्यू का वो सी फूड से आता है। तो आप समझिए कि किस तरीके से इंडिविजुअल को टारगेट करके ये चीजें की जा रही हैं। और जो ये H1B वीजा वाला जो प्रकरण हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चंद्रबाबू नायडू को ध्यान में रखते हुए किया गया है, लेकिन आप पिक्चर को ब्रॉडर तौर पर देखेंगे तो समझ आएगा कि आंध्र प्रदेश में से एक बड़ा हिस्सा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां से H1B वीजा होल्डर अमेरिका जाते हैं भारत से। सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें उनकी नौकरी पे खतरा है, आप ये समझिए जो पूरा इकोसिस्टम उसके चारों तरफ तब्दील होता है, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप H1B वीजा होल्डर हैं तो आज का आपका समाज में स्टेटस बढ़ता है, बड़ा दहेज आपको मिलता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब वहां से लाखों लोग वापस आएंगे, जिसमें से कई हजारों शायद आंध्र प्रदेश और उसके होंगे, तो आप देखिए वो ऑप्टिक्स किस तरीके से क्रिएट होगा। और विपक्ष जल्दी ही, जब ये फॉल आउट होने शुरू हो जाएंगे, फिशिंग इंडस्ट्री में हो, H1B में हो, जेम्स एंड ज्वेलरीज में हो, जो परिवार इससे अफेक्टेड होंगे उनके बीच विपक्ष जाकर क्या माहौल तैयार करेगा कि देखो मोदी ने ट्रंप से लड़ाई ली, इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ। और वही माहौल आंध्र प्रदेश में बनाने का प्रयास होगा। और चंद्रबाबू नायडू को निश्चित तौर पर प्रेशर बनाने का प्रयास है कि किस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर ये बनाया जाए कि भैया तुम मोदी के लिए कुछ करो, मोदी के साथ। क्योंकि मुझे ध्यान है कि जब चुनाव हो रहे थे 2024 के, उसके बाद जो अमेरिका की काउंसलर थी भारत में, जेनिफर लॉरेंस, वो चंद्रबाबू नायडू से मिली थी। तो जो ये पूरा का पूरा रिजीम चेंज का तैयारी है ना, कि पहले तो मोदी से टक्कर लो, जितना ले सकते हो, जो कर सकते हो। जब आप फेल हो जाओ और कहीं उन्हें झुका ना पाओ, बेंड ना कर पाओ, तो जो उनके सहयोगी हैं, जो दो बाहें हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनकी सरकार की, उन्हें इफेक्ट करना शुरू कर दो। ये पूरा का पूरा प्रयास है। तो जेनिफर लॉरेंस जब चंद्रबाबू नायडू से मिलती हैं, तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा था, क्या तैयारी हो रही थी। उसके बाद आपने देखा कि भैया जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, किस तरीके से एक बड़े व्यापारी के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू को ये कन्विंस करने का पूरा प्रयास कर रहे थे कि भैया सरकार से समर्थन वापस ले लो। किया था ना, इसलिए शायद वो जो वीपी साहब थे उनकी कुर्सी चली गई। और ये जेनिफर लॉरेंस जब संसद के अंदर वक्फ का बिल पास होने वाला था, जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय वो ओवैसी से भी मिल रही थी। बहुत सारे डिप्लोमेट चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर के लीडर से भी मिल रहे थे, तमिलनाडु के लीडर से भी मिल रहे थे। तो एक मल्टीपल अप्रोच है कि भैया मोदी पे भी अटैक करो, वो चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे एग्रीकल्चर के तौर पर हो। फिर जो संगी साथी हैं उनके ऊपर भी दबाव बनाओ, जो विपक्ष है उसके ऊपर भी दबाव बनाओ। ये पूरा का पूरा प्रयास है, जैसे होता है ना, मल्टीपल फ्रंट खोले जा रहे हैं। तो उसी में से एक फ्रंट अब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी जो श्रिम्प इंडस्ट्री है, ये शुरुआत, ये मैसेज है, ये शुरुआत है, यहां से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद कुछ और ढूंढा जाएगा, फिर कुछ और ढूंढा जाएगा। उसमें भी एक और चीज ढूंढ ली गई है, वो भी आपको बता देता हूं। ये साहब हैं जूनियर एनटीआर परिवार में से ही आते हैं। इनसे भी जो अमेरिका की काउंसिल जनरल है लॉरा विलियम्स, उनकी मुलाकात अभी हुई है। देखिए इस सब के बीच अचानक से जो ये मुलाकातें होती है, ये मात्र कोइंसिडेंस नहीं होता है। और क्या कहा मुलाकात के दौरान कि हम बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, आप आइए अपनी फिल्मों को हमारे प्रमोट कीजिए, शूट कीजिए।
तो ऐसे ही तो लोगों को कल्टीवेट किया जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि जूनियर एनटीआर उनकी तरफ जाकर बैठ गए हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस करने का तरीका होता है कि शायद बहुत सारे लोगों से बात की जाती है, उसमें से कुछ लोग तब्दील भी हो जाते हैं एज एसेट, या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो प्रयास निश्चित तौर पर परमानेंट चलता रहता है। तो अब जूनियर एनटीआर भी अमेरिकन काउंसलेट से और उन सारे बहुत सारे लोग जो काउंसलर्स हैं उन सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो मोदी के सहयोगी हैं उनको किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सके, अब ये प्रयास है। आपको बिहार चुनाव में भी ये इन्फ्लुएंस दिखाई देगा, कहीं ना कहीं प्रयास बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जाएगा कि किस तरीके से बिहार इलेक्शन में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाए, और वो प्रयास था नेपाल के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि नेपाल का कू इसलिए कराया गया था कि बिहार के चुनाव में कुछ फर्क है, नहीं, वो निश्चित तौर पर उनकी तैयारी थी कि वहां से जब ये हो जाएगा तो बिहार के अंदर पैसा भेजना, इन्फ्लुएंस करना ज्यादा सहज हो जाएगा, और वो करने का प्रयास था। लेकिन होता है ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा हो गया, अमेरिका चाइना लड़ रहे थे, फायदा कोई तीसरा ले गया, वहां पे शायद उतना चला नहीं उनका। लेकिन अब आंखें और नजरें आंध्र प्रदेश के ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब तैयारी कर ली है कि भैया मैं भी मल्टीपल फ्रंट खोल दूंगा। हो सकता है कि आप चंद्रबाबू नायडू को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, आपको करना भी चाहिए, आप अपने हित देखते हैं अगर उसके अंदर, तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। लेकिन भारत अपनी लकीर बड़ी करने में विश्वास रखता है, आपकी तरह छोटी करने में नहीं कि मैं लकीर मिटाऊं, मैं अपनी लकीर बड़ी करूं, ये प्रयास है। और यही होगा 24 सितंबर को। प्रधानमंत्री ने जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक 24 तारीख को बुलाई। उसके अंदर भारत के अंदर एक बिग फोर है, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, ये चार बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में अकाउंटिंग का काम करती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितना भी भारत के अंदर बड़े कंपनीज हैं, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो और सरकारी हो, जैसी भी हो, ज्यादातर का जो ऑडिट है वो ये चार कंपनियां करती है। यानी उनके बही खाते सही हैं या नहीं, उसका निरीक्षण, उसका ऑडिट ये चार कंपनियां करती हैं। और भारत ने ऑडिटिंग में पिछले साल 35,000 करोड़ रुपए इन कंपनीज को दिए हैं, और इस साल ये आंकड़ा 38,000 करोड़ दिए हैं, और इस साल ये आंकड़ा 45,000 करोड़ या उससे ऊपर जाने वाला है। तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, ये वो चार कंपनियां हैं या ऐसी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो फॉरेन नेशनल वाली हैं, जो अकाउंटिंग का काम भारत में कर रही हैं। यानी उन्हें ये जानकारी होती है कि कंपनी कहां से क्या खरीद रही है, कौन ग्राहक है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरीके से व्यापार हो रहा है, किस तरीके से बेहतर करने का प्रयास है, कहां कमियां हैं, क्या वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वो सब इन कंपनीज को पता होती है, क्योंकि आपने उनके बही खाते देखे हैं कंपनियों के। तो क्यों ना भारत की इंडिजीनियस, भारत की खुद की अकाउंटिंग फर्म हो, और हम इन्हें 35,000 करोड़, 48,000 करोड़, 50,000 करोड़ ये दे रहे हैं, और ये हर साल बढ़ेगा क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी, भारत में ज्यादा कंपनियां रजिस्टर होंगी, ज्यादा व्यापार होगा, तो ज्यादा पैसा इनके पास जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनको पैसा जा रहा है। मतलब जितना पैसा हम साल भर में रशिया से तेल बचाकर करते हैं, उतना पैसा हम इन्हें दे देते हैं। तो उससे अच्छा तो भारत की खुद की अकाउंटिंग फर्म्स होनी चाहिए। तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री बड़ी बैठक ले रहे हैं, एक वॉर फुटिंग वाली बैठक है कि भारत की खुद की अकाउंटिंग फर्म किस तरीके से स्थापित की जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सरकार के लिए मेरी एक ही राय है, एक मशवरा है कि साहब जो भी करें थोड़ा इनोवेटिव वे में करें। देखिए, हम कह देते हैं कि हमारा खुद का फेसबुक क्यों नहीं है, हमारा खुद का ट्विटर क्यों नहीं है, हमारा खुद का यूट्यूब नहीं क्यों नहीं है। अगर आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को कॉपी करेंगे तो आप फेल होंगे निश्चित तौर पर। ट्विटर के लिए कू आया था ना, नहीं चल पाया। लेकिन भारत में जब तक आप इनोवेट नहीं करेंगे, कस्टमर को कुछ नया नहीं देंगे, इन कंपनीज का बेस बड़ा है, इनके मॉडल्स बड़े हैं, इनका एआई बेहतर ट्रेंड है, तो आप उनको कंपीट नहीं कर पाएंगे जब तक आप कुछ यूनिक नहीं देंगे। एग्जांपल, आप यूपीआई लाए, वो वीजा, मास्टर कार्ड इन सबसे अलग था, कुछ अलग तरीके से आपने चीजों को प्रेजेंट किया, कामयाब हुआ, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप कुछ नया लाएंगे, कस्टमर को कुछ नया देंगे, तो तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसे ही वो अकाउंटिंग में हो या किसी भी चीज में हो, आप इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग फर्म में काम बात कर, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कहीं पर भी आप बात करें,
जब तक आप कुछ यूनिक तरीके से भारत की जरूरतों को केटर करते हुए, भारत के कस्टमर को समझते हुए जब तक चीजों को नहीं लाएंगे, तो वापस से वो फेल ही होंगी। आपको उनसे बेहतर, उनसे कुछ यूनिक देना पड़ेगा। ये प्रयास सोशल मीडिया में हो, फाइनेंसिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, कहीं पर भी हो, आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट होंगे। तो निश्चित तौर पर चंद्रबाबू नायडू से प्रेशर अगर आप बनाएंगे तो भारत भी बनाएगा। भारत भी उन अकाउंटिंग फर्म पे अब नजर बनाए रखा है। और आज ही रिजर्व बैंक की तरफ से गाइडलाइन आई है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पेमेंट है, और जो भी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, माफ कीजिएगा, जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो डॉलर है उसे बाईपास करके किस तरीके से वो काम कर सकता है, उसके लिए प्रयासरत है। यानी कि डॉलर इंडिपेंडेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में किस तरीके से बड़ा हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कल जो अपना संबोधन किया नवरात्रि से पहले, जिस तरीके से उन्होंने स्वदेशी की बात की, निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, मैं कह रहा हूं मनमोहन सिंह हो, नेहरू हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री सिर्फ विजन दे सकता है। देश को आगे बढ़ाना, उसको ले जाना जनता करती है। नीतियां बना दे, जनता माने ना। आपने कानून बना दिए, जनता नहीं मान रही है, क्या होगा? लेकिन एक जनता है जो खुद से पुश कर रही है, खुद से आगे बढ़ रही है, खुद से कर रही है, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। तो इसलिए अगर स्वदेशी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हमारी डिमांड ये है कि हम भारत का ही बना लेंगे, कंपनीज को कंपनी तो वही डिलीवर करती है ना जो जनता चाहती है, तो मजबूर होंगी वो। हम लोगों को ये मांग उठानी चाहिए कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो वहां लिखा होना चाहिए कि भैया मेड इन इंडिया है। वहां पे एक टैब बना दो कि मेड इन इंडिया वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे मेड इन इंडिया निकल के आएंगे, मेड इन चाइना वाले अलग निकल के आएंगे। तो जब तक हम खुद से उसके लिए प्रयासरत नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तब तक चीजें उतनी सहज नहीं होंगी। सिर्फ कागजी कार्रवाई और नीतियों बन के ये चीजें रह जाएंगी। तो खैर देखते हैं यहां से चीजें कहां जाती हैं, चंद्रबाबू नायडू कितना इंफ्लुएंस हो पाते हैं, और किस हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये एक फॉरेन इंटरफेरेंस है भारतीय सिस्टम के अंदर। आपको भारत में रहना है, भारत के हिसाब से रहिए, भारत के हिसाब से मॉडिफाई हुई है, भारत के कानूनों को मानिए। टेक कंपनीज हैं तो अपने डेटा सेंटर्स भारत में बनाइए, डेटा को यहां सिक्योर कीजिए, और ये सुनिश्चित कीजिए यहां से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। चाइना कर रहा है ना, कामयाब है, रशिया ने किया, कामयाब है, भारत को भी करना पड़ेगा, तभी चीजें चल पाएंगी। तभी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें भारत में रहें और भारत के बाहर ना जा पाए। अब देखते हैं प्रधानमंत्री इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं, किस तरीके से चीजों को आगे ले जा पाते हैं। खैर जो भी इस पर डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।